अल्फा द्वारा प्रायोजित सीईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। महाकाल सीरीज के अंतर्गत आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उस चैप्टर के सुपर 30 कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए काफी मददगार साबित होगी, जो आप सीईटी का एग्जाम देंगे उसमें, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज का पहला लेक्चर। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा आप पता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी इसे भली भांति जानते हैं। लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसका मेन कारण यह है कि आजादी के वक्त हमारे यहाँ 565 रियासतें थी, और भारत के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी, और ये काम जो किसी ने किया उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण में अपने अमूल्य योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। इनकी इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। आगे बात करें, जवाहरलाल नेहरू आप सभी जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से फेमस, और जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया 1975 में। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? यानी जम्मू कश्मीर भारत में जब शामिल हुआ तो किसने हस्ताक्षर करा जिसके अंतर्गत भारत में शामिल हुआ? तो जम्मू कश्मीर के जो उस वक्त राजा थे उन्होंने ही हस्ताक्षर किया था। उनका नाम क्या था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजा बोधचंद्र सिंह, ऑप्शन सी है राजा हरि सिंह डोगरा, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखें आप, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को आप जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो प्रधानमंत्री थे, और राजा बोधचंद्र सिंह की बात करें तो ये मणिपुर के राजा थे। तो बच जाते हैं राजा हरि सिंह डोगरा। ये थे जम्मू कश्मीर के राजा जिन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। आगे बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, और पहले जो है उपराष्ट्रपति थे। आगे बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री और साथ ही साथ क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। और ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ये 7वें जो है क्या थे? भारत के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करूं तो कब बनाया केंद्र सरकार ने? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि एसआरसी का गठन हुआ था। एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इसका गठन कब हुआ? 1953 में इसका गठन हुआ, और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसी के आधार पे 1956 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 जो स्टेट बने और 6 क्या बने? यूटीज बने थे। तो याद रखें, 14 स्टेट और 6 क्या बने? यूटीज बने थे। याद रखने वाली बात है। आगे देखें, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? तो आंध्र प्रदेश अलग राज्य यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य अगर कोई बना था तो उसका नाम याद रखें आंध्र प्रदेश। काफी आंदोलन करने के पश्चात देश का पहला राज्य भाषा के आधार पर जो बनने वाला था वो आंध्र प्रदेश से बना था। और ये किससे टूट के बना था? मद्रास से। मद्रास जो प्रांत था उससे जो है अलग होके क्या बना? आंध्र प्रदेश बना। तो ये कब अलग राज्य का इसे दर्जा मिला? तो बात करते हैं, इसे अलग राज्य का जो दर्जा मिला वो 1952 में इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग किसने करी? पाकिस्तान की मांग किसने करी थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया था कि भारत एक कौम नहीं बल्कि 2 कौमों का राष्ट्र है, और ये दोनों कौम जो हिंदू है और मुस्लिम है ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए
एक देश मुस्लिम कंट्रियों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी जिसका नाम क्या था, मुस्लिम लीग पार्टी ने ऐसा कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को घर बार छोड़कर, सीमा छोड़कर जो है आना पड़ा, दूसरे सीमा पार जाना पड़ा? तो कितने लोग थे जो शरणार्थी थे, जो एक सीमा पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान आए, तो वो कितने लोग थे? विभाजन के कारण कितने लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा? तो विभाजन हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। लाखों लोग इसमें मारे गए और कई लाख लोग इसमें शरणार्थी भी हुए। तो शरणार्थियों की जो अप्रोक्स जो आंकड़ा है, कितने लोगों को सीमा छोड़कर अपने दूसरे सीमा जाना पड़ा, अपना घर छोड़ के दूसरे जगह बसना पड़ा, तो उनका जो आंकड़ा है, अप्रोक्स आंकड़ा है, वो कितना है? 80 लाख है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको बता चुका हूं मैं, भारत के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री और साथ ही साथ क्या थे? भारत के विदेश मंत्री 1964 तक प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी इन्हीं रहे हैं और भारत के विदेश नीति पर इनका गहरा छाप देखने को मिलता है। माउंटबेटन की बात करूं तो माउंटबेटन कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के अंतिम जो है गवर्नर की बात करूं तो माउंटबेटन थे। और भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर और अंतिम की बात करूं तो वो दोनों ही क्या थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये जो है सी राजगोपालाचारी हैं, ये कब तक रहे थे? आपको बता दें, सी राजगोपालाचारी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 से पहले सी राजगोपालाचारी थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इनका पद हटा दिया गया और उसके पश्चात भारत में जो जनरल गवर्नर का जो पद है वो हटाकर उसके जगह पे राष्ट्रपति का पद स्टैब्लिश किया गया। आगे बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष की बात करूं तो ये कौन था? पता ही है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में बना था। और रिपोर्ट कब पेश की थी? 55 में पेश की थी। और अधिनियम कब बना? 56 में बना। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी बात करें तो ये अध्यक्ष थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो ये कौन थे? ये यूपी के पहले क्या थे? सीएम थे। यूपी के पहले सीएम, अगर फर्स्ट सीएम की बात आए यूपी के, तो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और सरदार स्वर्ण सिंह बात आए तो ये किस लिए फेमस है? सरदार स्वर्ण सिंह, तो इनका नाम फेमस है सबसे ज्यादा टाइम कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहने के कारण। कैबिनेट मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार अगर कोई रहा है तो कौन रहा है? सरदार स्वर्ण सिंह कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सबसे लंबे समय तक। आगे बात करें, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट तृष्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया है? ये तृष्ट विद डेस्टिनी नामक जो भाषण है वो काफी क्या है? फेमस है। इस भाषण की खास बात क्या है? ये जो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, कब दिया गया? मध्य रात्रि को, जब देश क्या हो रहा था? आजाद हो रहा था। जब देश आजाद हो रहा था उस मध्य रात्रि को ये दिया गया भाषण था। और ये भाषण किसने दिया था? तो इस भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ये भाषण दिया गया था, तृष्ट विद डेस्टिनी। आगे बात करें, भाषाई आधार पर भारत को राज्यों का पुनर्गठन संबंधित फैसले के विरोध में कौन से नेता ने अपनी जान गंवाई? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य का पुनर्गठन हुआ था, आप सभी जानते हो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य का गठन हुआ, इसके पीछे किसका महत्वपूर्ण आंदोलन था? जो आंदोलन करते वक्त अपनी जान गंवा दिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु जी ने क्या किया? आंदोलन करा, आमरण अनशन किया। कितने दिनों तक? 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। और 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात ये आंदोलन क्या हो गया? काफी ज्यादा तीव्र हो गया। और इस तीव्र आंदोलन के बदौलत सभी जो है हिंसक भी आंदोलन हो गया था। और उसके कारण जो भारत के नेतागण थे उनको मजबूर होना पड़ा और भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा, जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश था। आगे बात करें,
विभाजन, भारत विभाजन के साथ ही किन दो राज्यों को भी विभाजन का सामना करना पड़ा? तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसमें दो स्टेट थे जिनको आधा आधा विभाजित किया गया था, और वो दो स्टेट कौन से थे? तो आपको पता है पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल जो है दो स्टेट थे जिसमें विभाजन की सबसे ज्यादा त्रासदी देखने को मिली, क्योंकि इनकी सीमाओं का जो पंजाब और बंगाल था, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा बंगाल पाकिस्तान में, आधा हमारे पास रहा। तो इन दोनों का विभाजन देखने को मिला और यहाँ पे सबसे ज्यादा त्रासदी देखने को मिली थी। स्वतंत्रता के समय इनमें से किन रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय नहीं किया? मतलब कि शामिल नहीं होना चाहते थे, ये निर्णय किसने किया था? तो बात करें तो जम्मू कश्मीर, बिल्कुल हाँ, जम्मू कश्मीर के राजा क्या थे? हरि सिंह थे, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे हम, हरि सिंह ने भी वहां पे जो है क्या किया, जब भारत में शामिल होने का फैसला लिया था कि भारत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब कबायलियों ने आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, मदद मांगी भारत सरकार से, और भारत सरकार ने बोला भाई आप सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद हम मदद भेजेंगे। तो उसके बाद इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा था। हैदराबाद के जो नवाब था उसका नाम क्या था? निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। ये निजाम भी शामिल होने को तैयार नहीं था। आगे बात करें जूनागढ़ के जो महावत खान थे वो भी क्या थे? शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो इसका क्या आंसर आने वाला है? ये तीनों इसके आंसर ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो भारत के प्रथम निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम अगर निर्वाचन अधिकारी का नाम पूछूं क्या था, तो ये क्या नाम था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम निर्वाचन अधिकारी थे। जगजीवन राम बाबू की बात करें तो ये भी एक फेमस जो है राजनीतिज्ञ हुए हैं, पॉलिटिशियंस हुए हैं। उनका नाम ये जो है किस लिए फेमस है? ये 1977 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारत के क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री रहे हैं ये। कब? 1977 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री बने। उस वक्त देश में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई नाम था उनका। आगे बात करें तो पटेल, सरदार पटेल को आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां थी? भाई कितनी चुनौतियां थी आप सबको पता है। स्वतंत्र होते समय भारत में 3 चुनौतियां थी। जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो पहली चुनौती है, जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो दूसरी चुनौती है, और जो तीसरा है वो तीसरी चुनौती। यानी पहली चुनौती में आप मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं? एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना सबसे पहली हमारी चुनौती थी। दूसरी चुनौती की बात करें तो लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, और तीसरी चुनौती की अगर बात करूं मैं तो क्या है? एक समतामूलक विकास की चुनौती थी। तो ये 3 चुनौतियां भारत में देखने को मिली। अगला क्वेश्चन यही है, आजादी के समय भारत के कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो पहला क्या है? एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम देश आजाद तो हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद हम ये खतरा महसूस कर रहे थे कि हमारा क्षेत्र क्या है, हमारा देश है एक डाइवर्सिटी से परिपूर्ण देश है। सबसे ज्यादा अगर विविधता कहीं पाई जाती है तो हमारे देश में पाई जाती है। तो इस विविधता में एकता की तलाश करना सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन सभी लोगों में इतनी ज्यादा विविधता है, उनमें एक एकता कैसे कायम किया जाए। ये हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती थी। उस वक्त 565 रियासतें थी, उन सबका एकीकरण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती था। उसके अलावा भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की जो मांग उठ रहे थे उनका क्या करना, उसको कैसे सुलझाना है, वो भी एक चुनौती थी। तो इस तरह से पहली और सबसे महत्वपूर्ण अगर चुनौती थी हमारे देश के समक्ष, वो क्या थी? एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, जिसको हमने भली भांति हल करा, और हमारा देश विश्व में एक डाइवर्सिटी को यूनाइटेड करके चलने वाला एकमात्र देश है। आगे बात करें तो लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती भी एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इलेक्शंस भी कराने थे, और इलेक्शंस एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन कराना सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में, ताकि लोकतंत्र कायम हो सके। और हमने उसके लिए मुश्किल रास्ता चुना। हमने बोला कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए चुनाव कराया जाएगा। विश्व में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ जो थे, बहुत सारी संस्थाएं थी, उन्होंने भारत की बहुत ज्यादा आलोचना की कि इतना गरीब देश और वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए कैसे वोटिंग करा लेगा इतनी जल्दी, आजादी के इतनी जल्दी, यानी कि 1952 में ही इलेक्शन कराने थे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन
इस चुनौती को हमने बहुत बेखूबी से इसको पार करा और जब रिजल्ट आया तो फेयर इलेक्शन था एक, सभी जो है कैंडिडेट इस बात को राजी हुए कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर कराया गया था, इंडिपेंडेंट था और विश्व के समक्ष हमने एक जो है मील का पत्थर साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र है, जो इलेक्शन है, फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन है, वो सिर्फ कहां नहीं हो सकता, सिर्फ अमीर देशों में नहीं हो सकता, गरीब और विकासशील देशों में भी लोकतंत्र भली भांति फल फूल सकता है। इसको हमने साबित करके दिखा दिया। आगे बात करें तो तीसरी चुनौती क्या है जो तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वो है विकास की चुनौती। विकास की चुनौती क्या है कि हम एक ऐसा विकास करें जो समतामूलक विकास हो, जो सभी के कल्याण की बात करता हो, ना केवल अमीरों का फेवर लेता हो बल्कि गरीबों को भी समाहित करके चलने वाला हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के जरिए हमने दोनों ही तबकों, अमीर और गरीब दोनों ही तबकों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हुए एक समतामूलक विकास का कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़े। इस चुनौती को भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करा। तो ये 3 चुनौतियां थी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर होने वाला है। आगे बात करें, सीमांत गांधी के नाम से विख्यात नेता का नाम क्या था? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो गांधीवादी नेता थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी 4th आंसर आपका क्या है? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो क्या थे? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आप जानते हैं अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? ये जो है भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले क्या थे भाई? शिक्षा मंत्री थे ये भारत के। इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं, भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी है, सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुकी है। किसके कार्यकाल में? सूचना और प्रसारण मंत्री ये नेहरू जी के कार्यकाल में रह चुकी हैं, याद रखें। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महानेता के रूप में जाने जाते हैं। आजादी से पूर्व भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? कई बार बता चुका भाई, रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। आगे चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। किस पार्टी के थे ये? मुस्लिम लीग पार्टी के थे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। भारत के प्रथम आम चुनाव किस पार्टी के को दूसरा स्थान मिला? तो प्रथम आम चुनाव की बात करें तो कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? तो आपको बताएं, पहले नंबर पे जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी। ये प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए, ठीक है। और इस 1952 में अगर बात करें तो 46 जो है परसेंट लगभग वोटिंग पड़ी थी, ठीक है। और इसमें जो है कितने सीटों पे इलेक्शन हो रहा था? 489 सीटों पे इलेक्शन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 364 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और इसके साथ वो क्या थी? पहले नंबर की पार्टी बनी। आगे बात करें तो दूसरे नंबर की जो पार्टी थी उसको कितनी सीटें मिली? तो 16 सीटें मिली थी दूसरे नंबर की पार्टी को, जिसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी था जिसको दूसरे नंबर पे सीटें मिली थी। और जो तीसरे नंबर पे जिसे सीटें मिली उसका नाम क्या था? वो नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी थी, उसको कितने सीटें मिली? 12 सीटें मिली। 12 सीटें के साथ वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी। तो ध्यान रखें, पहला आम चुनाव और दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ये रहा आपका, देखें डाटा आपको देख रहे हैं यहाँ पे। 489 जो सीटें थी उस पे क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। 489 सीटों पे इलेक्शन हुआ और जीतने के लिए कितने चाहिए थे? 245 सीटें चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें ले लिया था और 45% वोट शेयरिंग भी लगभग था इसके पास। 16 सीटें इसको, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें और किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी इसको 9 सीटें मिली और HMM हिंदू जो है मजदूर सभा को 4 सीटें मिली। ये जो है 5वें नंबर की पार्टी बनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी पार्टियां जो टॉप पार्टियां थी यही थी। कांग्रेस के मुकाबले कोई पार्टी थी नहीं उस वक्त। कांग्रेस एक इतनी पुरानी पार्टी थी, स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करने वाली पार्टी थी, तो कांग्रेस ही का भरोसा सभी लोगों के पास था, ठीक है। सभी लोग कांग्रेस को एक भरोसेमंद पार्टी मानते थे, इसलिए सभी लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे और उस वक्त बाकी पार्टियों का विस्तार भी उतना नहीं था। आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासत के महाराज कौन थे? जम्मू कश्मीर रियासत के महाराज आप सबको बता चुका हूं, क्या नाम था? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के थे। बोधचंद्र जो है आपको पता ही है, बोधचंद्र सिंह जो है कहाँ के थे? आपको पता है, बोधचंद्र सिंह मणिपुर के थे, ठीक है। और ये दोनों ऐसे ही नाम लिखे हैं। आगे देखते हैं, किस जो है संशोधन के तहत पीबी प्रेस को समाप्त किया गया? तो किस संशोधन के तहत पीबी प्रेस को समाप्त किया गया? तो याद रखे भाई,
26 जो है संविधान संशोधन के तहत पीवी प्रस को समाप्त किया गया। पीवी प्रस क्या था? पीवी प्रस जो है राजाओं को दिया गया एक विशेषाधिकार था, एक भत्ता समझ ले, राज भत्ता समझ ले, जिसमें राजाओं ने जब साइन किया सहमति पत्र पर तो उन्हें बोला गया कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की जागीरें आपकी होंगी और उस पर राजनीतिक भत्ता आपको, राजस्व भत्ता जो है आपको दिया जाएगा, और काफी ज्यादा पैसा उन्हें दिया जा रहा था और उनकी जमीनों पर उनका ही अधिकार बना हुआ था। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई तो उन्हें लगा कि समाज के लिए, और जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम थे, 10 सूत्रीय उनके कार्यक्रम थे, और जो उनका झुकाव समाजवाद की तरफ था, उन्होंने इस बात को प्रेरित करा कि गरीबों के कल्याण के लिए जिनके पास अपार संपत्ति है उस पर लिमिट लगाया जाना चाहिए, जिनके पास अपार जमीनें हैं उसको लिमिट किया जाना चाहिए और चकबंदी की जानी चाहिए और भूमि सुधार किया जाना चाहिए। इसी को लागू करने के लिए उनके रास्ते में जो अड़ंगा बन रहा था वो पीवी प्रस पड़ रहा था। इसीलिए पीवी प्रस को उन्होंने 26वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर लिया? समाप्त कर दिया। आगे बात करें 370 किस राज्य से संबंधित है? 370 खत्म हो गया, आप सबको पता है ये किससे संबंधित है भाई? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आपको भाई कमेंट करके बताना है कि 370 जो अनुच्छेद है वो किस दिन और किस सन में मोदी सरकार द्वारा खत्म किया गया, आप सभी जानते हैं? तो देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे देखें 1947 में निजाम ने किस संधि पर भारत के साथ हस्ताक्षर करे थे? तो निजाम पता ही कहाँ का शासक था? हैदराबाद का शासक था। और जो भी शासक जो है भारत में शामिल होता था उसे किस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था? उस पे जो है सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। लेकिन निजाम ने जिस पर हस्ताक्षर किया, ज्यादातर बच्चे लिख के आएंगे सहमति पत्र, लेकिन सहमति पत्र का मतलब डायरेक्ट शामिल कर लेना, लेकिन निजाम ने जिस पर हस्ताक्षर किया था उसका नाम था यथास्थिति एग्रीमेंट था, इस पर उसने साइन करा था। तो इसका ठीक आंसर जो होने वाला है वो यथास्थिति एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखें। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर बच्चे सहमति पत्र लिख के लाएंगे, लेकिन सहमति पत्र, बाकी सब जो रजवाड़े थे उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करे थे, लेकिन जो निजाम था उसने यथास्थिति एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करा था। निजाम द्वारा भेजी गई सैनिकों को, जो निजाम के सैनिक थे उन्हें क्या कहा जाता था? रजाकार कहा जाता था। और ये लोग काफी किसानों पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। इसी के कारण भारत सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर इनके साथ एक छोटा सा युद्ध लड़ा, उसके बाद हराकर हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया था। हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश, जो उस वक्त आंध्र प्रदेश बाद में बना, उस वक्त हैदराबाद था। आगे बात करें 26वां क्वेश्चन, शुरुआत में राज्य का निर्माण किस आधार पर किया गया? तो शुरुआत में जब आजाद हुए, जब राज्यों का जो निर्माण था मुख्य रूप से किस आधार पर हुए थे? तो ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किए गए थे। भाई धर्म के आधार पर नहीं किया गया था, याद रखें, धर्म के आधार पर कोई राज्य का गठन नहीं किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ब्रिटिशों द्वारा तो किया गया था, लेकिन किस आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया था। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ठीक जवाब होगा। पहले राज्यों के गठन की घोषणा कब की गई? भाई सबसे पहला राज्य के गठन कब किया गया? याद रखें, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 याद रखेंगे आप सभी। राज्यों का निर्माण और गठन के लिए किस आयोग का निर्माण किया गया? पता ही है, राज्यों का गठन के लिए किस आयोग का निर्माण किया गया था? 1953 में, बिल्कुल ठीक समझे आप, राज्य पुनर्गठन आयोग, SRC, यानी कि SRC का मतलब सी आंसर ठीक है। देखें SRC मतलब सी आंसर ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। आगे बात करें तो SRC के आधार पर कितने राज्यों का गठन किया गया और केंद्र शासित प्रदेश थे? यानी SRC जो बना था, आपको पता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, उस आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो आपको बता दें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे बात करें धर आयोग का गठन कब किया गया? तो धर आयोग का गठन की बात करें तो ये कब किया गया था? 1948 में, जून 1948, याद रखें, धर आयोग का गठन किया गया था जून 1948 में। धर आयोग क्या था इसके बारे में बता दें। भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग को देखने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग की जा सकती है, इसी के लिए धर आयोग की स्थापना की गई थी जून 1948 में। ठीक है जी, जून 1948 में धर आयोग की स्थापना की गई थी। धर आयोग जो है क्या था, इसके अध्यक्षता में
ये देखना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय हम किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन लोग इससे क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि नागपुर अधिवेशन 1920 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसे नागपुर अधिवेशन कहा जाता है। नागपुर अधिवेशन 1920। इस नागपुर अधिवेशन के तहत कांग्रेस ने वादा किया था लोगों से कि जब हम आजाद होंगे तो भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन आजादी के पश्चात कांग्रेस का जो स्टैंड था ये लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों में काफी असंतोष फैल गया। आगे बात करें जेवीपी में पी का क्या मतलब है। जेवीपी में पी का क्या मतलब है, तो जे का मतलब बता देता आपको। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का जो मतलब है वो पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया पी का मतलब है, याद रखें। ये तीनों लोग आपको देख पा रहे हैं, ये जो पहले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है और ये पट्टाभी सीतारामैया, तीनों व्यक्ति आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करें तो नए राज्यों को गठन को किस कथन को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया। भाई नए राज्यों का जो गठन होगा वो संविधान के किस जो है भाग में वर्णित किया जाएगा, तो आपको बता दें ये संविधान के भाग 1 से संबंधित है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि नए राज्यों का जो पुनर्गठन होगा उसका नाम बदला जाएगा। ये सारी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 यानी भाग 1 में रखा जाएगा। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में लिखा गया है। भाग 2 5 से 12 तक है जिसमें नागरिकता के बारे में जिक्र है। भाग 3 में आप सबको पता है मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र है और भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र है। और 4A की बात करें तो आपको पता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाग जो 1 है उसमें संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में अनुच्छेद 1 से 4, दूसरा नागरिकता के बारे में जिसमें आप देख पा रहे हैं कितने से लेकर 5 से 11 तक, और भाग जो है 3 है वहां पे कितने तक है 12 से 35 तक, और भाग 4 में 36 से 51 तक। भाग 4A में केवल 51 फर्स्ट लिखा गया है मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पूरे भागों के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करें नए राज्यों के निर्माण और नाम में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो नाम में परिवर्तन का अधिकार और नए राज्यों का जो निर्माण है ये बात करें राज्य सरकार, संसद या राज्य और केंद्र सरकार दोनों या केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति, तो ये अधिकार हमारे संसद को प्राप्त है। आपको बता दें ये अधिकार किसे प्राप्त है, हमारे संसद को प्राप्त है। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। आप सभी ने 33 क्वेश्चंस करे जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। बाकी जो है नेक्स्ट जो है सीरीज में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।